अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप लोगों के साथ मैं नीमोजाना के केस डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी काजेज़ क्या है और इसकी पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जितने भी डेयरी हर्ड होते हैं, किटल या बफलो, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें ल्यूटल सिस्ट, पॉलिकुलर सिस्ट, यूटेराइन ट्यूमर, ओवेरियन ट्यूमर और एडेजन शामिल है। इसमें कुछ केसेस रिकवर हो जाते हैं जो हार्मोनल ट्रीटमेंट, स्पेशली सिस्टिक काउज या सिस्टिक बफलो, जबकि एडहेजेंस और ट्यूमर की काउज या बफलो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है और नॉर्मली ये एनिमल कल हो जाते हैं। सेम इसी तरह नीमोवेजाना के केस जो होते हैं, ये हर्ड में 2 to 3% एनिमल मौजूद होते हैं। कुछ फार्मर्स ये केसेस रिकॉर्ड करते हैं कि उसके हर्ड में कितने नीमोवेजाना केसेस है, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो उनको पता नहीं चल रहा है कि उनकी परसेंटेज कितना है। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसको कलिंग से बचा सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की काव अगर रिपीट ब्रीडर हो जाती है और कंसीव नहीं होती तो एट द एंड ये कल हो जाती है। तो प्रॉपर सर्जरी, मतलब जो ट्रीटमेंट इसके लिए रिकमेंडेड है वो खेजलिक सर्जरी या वोल्वोप्लास्टी है। प्रॉपर ट्रीटमेंट यानी सर्जरी से इस एनिमल को आप बचा सकते हो। सर्जरी के बाद इसमें फर्टिलिटी सक्सेस रेट जो है वो 90% है। ये एक ईजी सर्जरी है, आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। इससे पहले कि मैं आगे सर्जरी की तरफ बढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को बताता चलूँ कि नीमोवेजाना किस वजह से होता है। नीमोवेजाना नॉर्मली एक जेनेटिकली प्रॉब्लम भी है जो वल्वा की कन्फर्मेशन है। दूसरी, अगर मिस हैंडलिंग हो जाती है काविंग के दौरान तो उसी टाइम ट्रॉमेटिक इंजरी से वो वल्वा लिप्स प्रॉपरली क्लोज नहीं होते। जब क्लोज नहीं होते तो हर टाइम ये एयर अपनी तरफ इनसाइड इन सक करती है, जिसकी वजह से इसको वाइड सकर काव कहती है। एयर सक करने से उसमें जरासीम भी, जो इन्वायरमेंट में जो जरासीम होते हैं वो भी अंदर चले जाते हैं और पीकल पार्टिकल भी इनसाइड सक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये काव या बफलो वो क्रॉनिक विजाइनाइटिस में रहती है और बाद औक़ात क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस काव में एक और बात है कि इसकी कंसेप्शन बहुत मुश्किल होती है। बाई चांस अगर ये काव कंसीव हो जाए तो इसमें एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से इसको अर्ली आइडेंटिफाई होना चाहिए और इसकी सर्जरी या जो भी प्रिवेंटिव केयर है वो अप्लाई होना चाहिए। लेकिन इसकी जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो खेजलिक सर्जरी या वोल्वोप्लास्टी जिसे कहते हैं वही है। ये सिंपल सर्जरी है, आप लोकल एनेस्थीसिया दे के इसको परफॉर्म कर सकते हो। लोकल एनेस्थीसिया 2 किस्म के आप दे सकते हो, एक तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है और एक एट द साइट ऑफ वल्वा है। लेकिन अगर खाओ अगर आप प्रॉपरली रिस्ट्रेन कर सकते हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सिर्फ एट द साइट ऑफ द वल्वा उसको लोकल एनेस्थीसिया दे दो, 2 to 3-4 पॉइंट पे दे दो और उसके बाद आप 2/3 पार्ट ऑफ द वल्वा जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है उसको रिफ्रेश करोगे उसके एजेस और उसमें कंटिन्यूस सूचरिंग कर सकते हो। 1/3 डिस्टल पार्ट ऑफ द वल्वा वो ओपन रहना चाहिए। किस पर्पज़ के लिए? यूरिनेशन के लिए और इंसिमिनेशन के लिए। हमेशा जहन में रखना चाहिए कि इस तरह की काव जिसमें आपने काजलिक सर्जरी की है उसमें हमेशा एआई रिकमेंडेड है और इसमें बुल ब्रीडिंग रिकमेंडेड नहीं है। तो हमेशा इस तरह की काव अटेंशन लिस्ट में होना चाहिए। जब भी ये हीट में आए तो इसके लिए रिकमेंडेड है एआई। एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए। इस तरह की काव जब डिलीवरी की करीब हो तो जो सर्जरी हमने पहले परफॉर्म की है उसको वो पोर्शन रीओपन करोगे काविंग से तकरीबन 2 वीक्स और 1 वीक बिफोर, ताकि काविंग आसान हो जाए। बाई चांस अगर ये मिस हो जाए तो इस काव में स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं। तो स्टिल बर्थ से बचाने के लिए रीओपनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आप लोगों को सर्जरी दिखा देता हूँ कि किस तरह इसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। ये आप पाम में भी कर सकते हो, फील्ड लेवल पे भी कर सकते हो। बहुत इजी सर्जरी है। अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुरू में जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ब्रीफिंग दिया है कि नीमोवेजाना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना कि यहाँ मिस हैंडलिंग हुई है और वल्वा की जो कन्फर्मेशन है वो डिस्टर्ब हुई है। ये मिस हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ काविंग हुई है, जिसकी वजह से ये काव नीमोवेजाना में कन्वर्ट हुई है। और इससे पहले आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोग पता चले कि नीमोवेजाना जब आप लोग रेक्टल परपेशन करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वल्वा की कन्फर्मेशन का। और इसकी जो डिस्चार्ज होगी म्यूकस डिस्चार्ज वो टर्बिड होगी। यही वजह है कि इस तरह काव जब वाइंड सक करती है तो पीकल पार्टिकल भी अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से ये क्रॉनिक विजाइनाइटिस पाम में रहती है। और इसकी डिस्चार्ज आप लोग देख सकते हो, ये टर्बिड है, मतलब ये क्रॉनिक विजाइनाइटिस पाम में है। अभी मैं परफॉर्म करूँगा नीमोवेजाना सर्जरी। मैंने पहले भी बताया था कि आप इसको लोकल एनेस्थीसिया दे के आप परफॉर्म कर सकते हो। लोकल एनेस्थीसिया 2 किस्म की आप दे सकते हो। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आप तेल में दोगे, ठीक है, और लोकल एनेस्थीसिया एट द साइड ऑफ वल्वा
अगर काव प्रॉपरली रिस्ट्रेन हो तो आप लोकल एनेस्थीसिया एट द साइट आप वल्वा दे सकते हो, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस काव में हम जब सर्जरी करेंगे तो लोकल एनेस्थीसिया एट द साइट आप वल्वा हम देंगे। आप लोग देख सकते हो कि एनेस्थीसिया देने से पहले हमें ये कम्प्लीटली डिसइंफेक्ट करेंगे। अभी डिसइंफेक्ट कर रहा हूँ। हम एक साइड पे 3 पॉइंट पे लोकल एनेस्थीसिया देंगे और दूसरी साइड पे 3 साइड पे उनको लोकल एनेस्थीसिया देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काव की वल्वा की कन्फर्मेशंस, ये कम्प्लीटली डिस्टर्ब है और वल्वा लिप्स कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये निमोजाना पाम में चली गई। अभी प्रोसीजर में शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें 2/3 पार्ट ऑफ द वल्वा वो बंद करेंगे और 1/3 पार्ट ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ वल्वा वो ओपन रखेंगे। तो बंद करने से पहले जो अभी पहले पोर्शन को जो मैंने एनेस्थीसिया दिया है, अभी पहले इसको मैं प्रेस करूँगा, उसके बाद नॉर्मल सूचर अप्लाई करूँगा कंटिन्यूस पैटर्न में। वल्वा की एजेस रिफ्रेश करने से पहले मैं होमोस्टेटिक फोर्सेप लगाऊंगा। इसका फ़ायदा क्या है, बाई चांस अगर कोई वेन रप्चर हो जाए तो वो ब्लीडिंग को रोकेगी। ये अभी आप लोग देख सकते हो कि 2/3 पार्ट्स इसको मैंने रिफ्रेश किया है। अभी इस पर कंटिन्यूस सूचरिंग में अप्लाई करूँगा। सूचरिंग 2 पैटर्न में होगी। पहले मैं इनर लेयर को सूचर करूँगा और उसके बाद अपर लेयर को सूचर करूँगा। सूचरिंग के लिए आप 2 किस्म की मटेरियल है नॉन एब्जॉर्बेबल, नायलॉन और सिल्क। इन दोनों में से कोई भी स्ट्रांग हो वो अप्लाई कर सकते हो। और यही मटेरियल 10 डेज़ के बाद आप लोगों ने रिमूव करनी है। तो इनमें से जो भी मटेरियल स्ट्रांग आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम इनर लेयर पे सूचर अप्लाई करेंगे। ये सूचर जो है ये कंटिन्यूस पैटर्न में करोगे, लेकिन हर एक सूचर के साथ हर एक इसको लॉक लगाओगे। बाय चांस अगर सूचरिंग मटेरियल वीक हो और वो रप्चर हो जाए तो लॉक का पैटर्न जो इस तरह है, ये अभी लूप है और इसमें मैंने दोबारा नीडल को खींचा है तो ये एक किस्म की लॉक बन गई। अभी आप देख सकते हो। ये 2/3 पार्ट अभी हमने सूचर किया है और 1/3 पार्ट इज रिमेनिंग है। इतने पोर्शन आपने छोड़ने हैं जिसमें आप आसानी से इंसिमिनेट कर सकते हो और इसके यूरिनेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। और अपर लेयर इसको सूचर करूँगा।
अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं आखिरी नाट लगा रहा हूँ। सर्जरी की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। आप लोग देख सकते हो कि हमने 1/3 पार्ट जो है वो ओपन रखा है और 2/3 पार्ट आप वजाइना वो वल्वा हमने क्लोज़ किया है। इस पे अभी सिर्फ कोई एंटीबायोटिक या इस तरह इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप ड्रेसिंग कर सकते हो 2-3 दिन के लिए और 10 दिन के बाद ये सुचरिंग मटीरियल रिमूव करना है और 10 दिन के लिए ये काउस हम फॉलो करेंगे।